नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और मेड इन इंडिया में आज आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी भी हिंदुस्तानी को फख्र महसूस कराने पर मजबूर कर देती हैं। ये वो तस्वीरें हैं हरनाज की, जो 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का ताज लेकर भारत आई। जो हरनाज ने कपड़े पहने हुए थे, ये बेहद खूबसूरत गाउन जो हरनाज ने पहना, हर लड़की यही सोच रही होगी कि चलिए मेरे पास भी काश ऐसा गाउन होता। और फिर एक ट्वीट आया, यस वी डिड इट। एंड हु सेड वी डिड इट? दैट वाज सायशा शिंदे। बहुत बहुत शुक्रिया सायशा, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और इस मंजिल तक जो आपने एक तरह से हरनाज को पहुँचने में मदद की है, इतना खूबसूरत गाउन बनाने में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे समझना चाहूँगी, क्या कुछ थॉट प्रोसेस था सबसे पहले इस गाउन को बनाने के पीछे? हरनाज को जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो जब वो मेरे ऑफिस में आई थी, वो मेरे सामने बैठी थी। एंड द फर्स्ट थिंग दैट शी सेड, जो पहली बात उसने कही थी वो थी कि मैंने मिस यूनिवर्स जीतने के साथ, मिस यूनिवर्स जीतने का ख्वाब देखने के साथ आपके साथ बैठ के ये मीटिंग हो रही है और ये इंटरेक्शन हो रहा है, मैं फिनाले गाउन का डिस्कशन कर रही हूँ, ये सब भी ड्रीम किया था। और व्हेन आई हर्ड दैट फ्रॉम हर माउथ, आई फेल्ट कि मुझे भी अभी इस लड़की के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि इफ शी इज ड्रीम्ड अबाउट समथिंग एज सिंपल एज दिस, देन इट रियली रियली टॉक्स अ लॉट अबाउट हर। और बस तब से मेहनत चालू हो गई और 20-25 दिन ही थे। हम लोग इंस्पिरेशन से लेकर, कलर्स से लेकर, फैब्रिक से लेकर पूरे प्रोसेस में टाइम्स ग्रुप के साथ ऑब्वियसली ये किया। लेकिन हरनाज ने कुछ भी इंटरप्शंस नहीं किया था। शी लेफ्ट इट ऑन द एक्सपर्ट्स। उन्होंने एक्सपर्ट्स पे छोड़ दिया था कि हम जो बनाएंगे वो गर्व से पहनेंगी और शील शो इट ऑफ ब्यूटिफुली। सायशा, ये तो हरनाज की कहानी हुई। अगर मैं आपकी कहानी की बात करूं तो वो बेहद दिलचस्प है, बेहद मजबूत कहानी है। और यूं कहूं कि एक एक शेरनी की तरह बाहर निकल कर आप आई हैं। 2021 की शुरुआत जब हुई थी तो आप सबके सामने आई थी और आपने कहा था कि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। 2021 खत्म होते होते देखिए इतनी बड़ी उपलब्धि आपको यहाँ पर मिली है कि आपके बनाए हुए कपड़े हरनाज ने यहाँ पर पहने। और एक 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 जो जीवन में बदलाव ये आया है, इस बदलाव के पीछे की कहानी मुझे बताइए। कहानी तो काफी लंबी है, लेकिन इफ आई हैव टू से इट इन ब्रीफ, ऑब्वियसली ये ऐसी चीज है कि एक दिन यू डोंट रियलाइज दिस वन फाइन डे। बचपन से ही ये एक सवाल रहता है। और ऑब्वियसली 90s में जब मैं एक टीनेजर थी और व्हेन आई वाज इन स्कूल, इन सवालों के जवाब कहीं नहीं थे, इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं थी। सो हाउ डू यू डील विथ इट? जस्ट लाइक मी, जितने और लोग मेरी तरह महसूस करते थे, वो इस फीलिंग को दबा देते हैं। क्योंकि किस से बात करे, क्या बात करे, देयर आर नो टर्म्स फॉर इट। इवन नाउ व्हेन आई हैव टू आस्क समथिंग और से समथिंग रिलेटेड टू मी, उसका क्या वर्ड है? ये ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन जो शब्द है वो अभी आया है, रादर अभी लोगों के दिमाग में आया है। एंड इन द अर्ली डेज बस यही बोल के खुद को खुश कर लिया कि मे बी आई एम गे एंड आई एम अट्रैक्टेड टू मेन, दैट्स व्हाई आई एम गे। लेकिन जैसे ऑब्वियसली टाइम आगे गया, जैसे इंटरनेट आया, वैसे इंफॉर्मेशन आई और उस इंफॉर्मेशन से ये रियलाइजेशन हुई कि आई एम एक्चुअली अ ट्रांस वुमन। और उसके बाद से थेरेपीज चालू हुए। एंड थेरेपीज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी क्योंकि आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, डिप्रेशन के साथ साथ पैनिक अटैक्स, और इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। और वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड। और इवेंचुअली ऑफ कोर्स जब रियलाइजेशन हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ, तब कोविड आ गया। और उसके आगे की कहानी तो इज इवन मोर इंटरेस्टिंग।
सायशा 20 साल की उम्र में जब आप एक फैशन इंस्टीट्यूट गई थी उसके बाद आपने कहा कि आपने अपने आप को समझा। अ, मैं ये समझना चाहूँगी कि आप फ़िलहाल जो है बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आपका करियर जो है वो ऊंचाइयों पर है। आप एक जाना माना नाम है फैशन इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ आप काम कर चुकी हैं। लेकिन ये अब की बात है। पहले जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। ऐसे में आप अपने आप को एक तरह से प्रिविलेज्ड मानती हैं, लेकिन अभी भी देश में, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हैं जो शायद कहीं ना कहीं वो जो एक्सेप्टेंस फैक्टर है उसे समझ ही नहीं पाते हैं। उसे उसे एक्सेप्ट करना तो छोड़िए, पहले तो अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? यू नो आई फील मैंने स्टार्ट से मैंने पहले से ये कहा है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। मेरे पीछे एक इलस्ट्रियस करियर रहा है। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से हूँ जहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है और इजी है रिलेटिवली। तो मुझे डेफिनेटली एक प्रिविलेज मिली है। और इसीलिए मैं ये भी कहती रही हूँ कि जो प्रिविलेज लोग हैं, जिनको जिनको किसी चीज का डर नहीं है, दे हैव नथिंग टू लूज, दे शुड कम आउट मोर, दे शुड टॉक मोर अबाउट दिस। बिकॉज जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, उनके लिए हम जैसे लोग ही जब बाहर आके बात करेंगे तो थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, थोड़ी शक्ति मिलेगी, थोड़ी करेज मिलेगी। तो आई हैव ऑलवेज सेड दैट चेंज सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आना बहुत जरूरी है। जब मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, ऑल दीज सिटीज, इन सिटीज में अगर हमें ये चेंज दिखने मिले इन टर्म्स ऑफ लॉज, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, काफी सेलिब्रिटीज भी हैं बट दे आर नॉट आउट, एंड आई फील इट्स इंपॉर्टेंट दैट पीपल कम आउट, बिकॉज ओनली व्हेन यू कम आउट आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हो किसी के लिए। और किसी के लाइफ में अगर एक डिफिकल्ट मोड आ रहा हो तो वो इंसान हमारे बारे में सोच के ब्रेवरी दिखा सकते हैं। और एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ कम्युनिटी कि ये बस दिस ब्रेवरी इज जस्ट फॉर द LGBTQIA कम्युनिटी। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको देख के ये करेज मिलेगी कि अगर ये ऐसे कर सकती है तो मैं इतने सालों में जो मेरे पति मुझे मार रहे हैं उसके अगेंस्ट कुछ बोलूं, या मुझे डिवोर्स चाहिए था, मैं ले नहीं पा रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ योर करेज आई विल बी एबल टू डू इट। तो आई फील मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां के जो लोग हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल ट्रेवल्ड, दे क्लेम टू बी फ्रॉम प्रोग्रेसिव सिटीज ऑफ दिस कंट्री। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्टेंस करना, बी एजुकेट करना, एंड थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे ऑल शुड कम आउट पब्लिकली। सायशा, जो बात आपने यहाँ पर कही उससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि कैसे खुद के जो फैसले हैं उन पर आपको डटना है, उन पर आपको खड़े रहना है। लेकिन अगर मैं आपके बचपन की तरफ जाऊँ तो जाहिर तौर पर कैसा बचपन आपका रहा है? क्योंकि देखिए, शुरुआत में जो बच्चा होता है उसे अपनी फीलिंग्स समझ नहीं आती, और हमने बहुत बार देखा है स्कूलों में, आपने बुलिंग के केसेस सुने भी हैं, और हमने शायद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसका सामना भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक तरफ आज 2021 में समाज ऐसा है, कई पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो शायद इसे एक्सेप्ट करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे। लेकिन बहुत बार बच्चों तक पहुंचते पहुंचते वो जो टीचिंग है वो बदल जाती है। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं तो उन्हें लड़की की तरह या लड़के की तरह बड़ा नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू रेज आवर किड्स एज बॉय एंड गर्ल, वी आर सपोज टू रेज आवर किड्स एज किड्स। और जब ये समझ आएगी तो रिस्पेक्ट भी आएगा। और अगर किसी पेरेंट्स नो एवरीथिंग, पेरेंट्स को सब पता होता है। ज्यादातर पेरेंट्स को डर होता है कि ये वो एक्सेप्ट कैसे करे, और उसके आगे जो पेरेंट्स रहते हैं उनको ये डर रहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन फ्यूचर दीज चिल्ड्रन माइट एंड अप बिकमिंग
great successes if you support them in the beginning itself. तो आई थिंक सबसे पहले इट स्टार्ट्स विथ पेरेंट्स. आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो जैसे भी हो, जो भी हो. क्योंकि क्या पता कल वो बच्चा मिस यूनिवर्स का गाउन बनाए. तो ये बहुत जरूरी चीज है कि पेरेंट्स पहले तो एक्सेप्ट कर अपने बच्चों को. सेकेंडली आई थिंक स्कूल्स में एजुकेट करना, एक साइकाइट्रिस्ट का होना जहां पे बच्चे जाके बता सके कि देव बीन बुलीड, देव बीन हरास्ड. ऑब्वियसली मेरे जमाने में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो बचपन से ही किड्स दैट आर ओवरवेट, जो ओवरवेट होते हैं बच्चे, वो थोड़े सांवले होते हैं बच्चे, या तो थोड़े एफिमिनेट होते हैं, या तो लड़कियां जो थोड़ी मैस्कुलिन होती है. हमको बचपन से ही इतना चिढ़ाया जाता है कि हम एक दीवार बना लेते हैं और हम जंग के लिए तैयार हो जाते हैं वो उम्र में. एट दैट एज वी आर रेडी फॉर वॉर. तो जब हम 20 या 30 के हो जाते हैं तब तक वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो पेरेंट्स एक्सेप्ट करें. सेकेंडली स्कूल्स में व्हेन किड्स आर गोइंग थ्रू इट, जब ऐसे शोषण हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, kids should have a platform, whether it is with a psychiatrist, whether it is with a counselor, कि स्कूल में काउंसलर हो या साइकाइट्रिस्ट हो जिनसे वो खुले दिल बात कर सके. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ भी बात नहीं कर पाते हैं. तो जब एक स्ट्रेंजर होता है जैसे कि एक साइकाइट्रिस्ट हो, तो उन्हें खुले दिल से बात करना आसान हो जाता है. साइशा, आपने जब 20 साल की उम्र में ये बताया लोगों को, या फिर आप ओपन में आई दैट आई एम गे, आई एम अट्रैक्टेड टू मैन, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा 2021 से पहले जब आपने ये महसूस किया कि आप एक महिला का शरीर चाहती हैं, कि ये इतना खूबसूरत आदमी है, इतना कद काठी, इतना बेहद खूबसूरत है, क्या हो गया है इसे, क्या इस तरह की बातें भी आपको सुनने को मिली? क्योंकि जो आपकी पुरानी तस्वीरें हैं, यकीन मानिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ही कमाल की पहले भी थी और जाहिर तौर पर अभी भी आपकी वो पर्सनालिटी है, आपका जो इनर ब्यूटी है वो भी बाहर निकल कर सामने आता है. लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ इस तरह की बातें सुनने को ज़रूर मिलता है. मुझे अभी भी कभी कभार डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग यही बोलते हैं कि अरे तुम तो इतने हैंडसम थे, तुम्हारी हाइट कितनी अच्छी थी, तुम्हारी बिल्ड कितनी, यू वर ब्रॉड एंड बिल्ट, और इतने हैंडसम थे, लड़कियां तुम्हारी पीछे थी, लड़के तुम्हारे पीछे, तो तुमने क्यों किया. पर यही बात लोगों को समझ में नहीं आती कि एक्सटीरियर से बाहर निकल के देखना पड़ता है. ये इंटीरियर की बात है. अंदर से मैं हमेशा से ही लड़की थी, और एक्सटीरियर में जो दिख रहा था आईने में वो एक ढकोसला था. वो एक, यू कैन से इट वाज माय वे ऑफ प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ. क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे अब मेरी बाकी की जिंदगी ऐसी ही काटनी है. और मुझे मेरे पेरेंट्स को, आई डोंट वांट माय पेरेंट्स टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. लेकिन ये ऐसी चीज है जो यू आर बॉर्न विथ इट, वो नहीं जाती. तो जब मैंने एक्सेप्ट किया तब मुझे यही डर था कि विल आई लुक वुमन इनफ, विल आई लुक फेमिनिन इनफ. क्योंकि मेरी बिल्ट ऐसी इतनी ब्रॉड है कि मुझे वो बहुत डर था कि मैं शायद अच्छी नहीं दिखूं एज अ वुमन. लेकिन जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये बाहर का जो है वो तो एनीवेज टेम्पररी है, तो वो लड़के का हो कि लड़की का हो, मुझे अगर लड़की के रूप में ही मैंने बचपन से खुद को देखा है तो मैं वैसी ही बनूंगी. सो आई एक्सेप्टेड कि आई विल ऑलवेज बी अ ब्रॉड गर्ल, अ टॉल गर्ल. और जब मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया तब मुझे रियलाइज हुआ कि एनीवन सिंस चाइल्डहुड, जब नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड देम, you should really try and understand what they're saying and why they're saying it. साइशा, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि जब आपने अपना नाम बदला, जब ऑफिशियली आपका नाम बदला गया, तो आप कितनी खुश थी उस समय पर, और आप कैसे इंतज़ार कर रही थी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नया नाम यहाँ पर जुड़े. क्या मोमेंट था वो? उस मोमेंट के बारे में बताना चाहेंगी? ओ माई गॉड, इट्स लाइक, अभी आप ही बताओ हिंदी में रीबर्थ को क्या बोलते हैं. क्योंकि मुझे लिटरली ऐसे लगा कि मेरा फिर से जन्म हुआ है. आई मीन
ईच टाइम मैं जहां जहां पे भी मेरा नाम चेंज देख रही थी, मेरा जेंडर चेंज देख रही थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी और इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि अभी अगर मैं कहीं जाऊं तो मुझे स्वप्निल शिंदे दिखाने के बाद अगर ये सामने हो तो वो अभी बंद हो जाएगा, मुझे अभी वो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। हालांकि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिले, ये डॉक्यूमेंट्स मिलना उतना आसान नहीं था। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं प्रिविलेज से आती हूं, मैं 4 फोन घुमा दूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स का काम थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे भी थोड़ी बहुत कठिनाई हुई है। तो आई कांट इमेजिन के जो सैकड़ों ट्रांस विमेन एंड बॉयज है ऑल ओवर द कंट्री, उनको अगर डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो कितनी स्टिग्मा के थ्रू जाना होगा, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल रिस्पेक्टफुल एक्सपेक्टेशन जो ह्यूमन राइट्स की एक्सपेक्टेशन है। और अगर ऐसी बेसिक एक्सपेक्टेशन के लिए मेरी कम्युनिटी को इतनी गधा मजदूरी करनी पड़े तो इट्स अ बिट अनफेयर। तो माय नेक्स्ट स्टेप होपफुली वेरी सून यही रहेगा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करूं, एक संस्था चालू करूं, जहां पे ट्रांस मैन एंड ट्रांस वेमेन कैन कम और अपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए, क्योंकि दैट फीलिंग ऑफ होल्डिंग योर लीगल डॉक्यूमेंट्स वो एक बहुत ही यूनिक फीलिंग है। सायशा, आज की तारीख में आप एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। आपने आपने ढेरों शोज़ यहाँ पर किए हैं, फिर चाहे देश से बाहर ही क्यों ना हो, आप अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे में मुझे बताइए कि 20 साल पहले क्या आपने ये सोचा था कि मैं इस मुकाम को हासिल कर पाऊंगी, या फिर जब आज सुबह आप उठती हैं हर सुबह और जानती हैं अपने आप को, अपने आपके काम को इतना पसंद किया जाता है, तो कैसा महसूस होता है? um, यू नो हर कोई यही चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो और जिस जिस भी जो भी काम वो कर रहे हैं वो उन्हें खुशी दे। और बचपन से बस मेरे पेरेंट्स की एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि आपको जो करना है करो, लेकिन जो भी करने वाले हो उसमें पढ़ाई लो, उसमें एजुकेशन लो। और वो मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है कि मेरा नॉलेज बहुत स्ट्रांग है मेरी मेरी फील्ड में। कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी। सपने जरूर देखे थे, लेकिन हरनाज ने भी ये मिस यूनिवर्स के फाइनल क्वेश्चन में बोला था कि डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क गोज हैंड इन हैंड। सो आई डू फील कि कोई है ऊपर जो मुझे देख रहा है या देख रही है, और मेरे मेरे रोड को थोड़ा नेविगेट कर रहे हैं ताकि मैं डगमगा ना जाऊं पर मेरे ड्रीम्स की और नजदीक आ जाते जाऊं। बचपन में माधुरी के गानों पे मैंने दरवाजे बंद करके डांस किए हैं। फिर कुछ साल बाद कॉकटेल के गानों पे डांस किए थे। और भगवान की कृपा बोलो या हुएवर इज टेकिंग केयर ऑफ मी बोलो, सबके साथ इतना काम हुआ, माधुरी मैम के साथ इतना काम हुआ, दीपिका के साथ इतना काम हुआ। और कॉलेज के दिनों में ये भी सपना था कि जब मैं 2000 में निफ्ट में थी, एनआईएफटी में थी, तब लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी, और तब ये भी सपना देखा था कि एक दिन एक मिस इंडिया मेरा आउटफिट पहन के मिस यूनिवर्स में जाएगी और वो जीतेगी, और वो भी हो गया। तो आई थिंक बहुत जरूरी है सपने देखना, बहुत जरूरी है खुद में विश्वास रखना, और बहुत जरूरी है धीरज रखना। सब चीज हो जाएगी, यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट, बट एक टाइम होता है और वो तब हो जाएगा पक्का। सो आई थिंक आई बीन पेशेंट, इसलिए सब सब होता गया। सायशा, अगर मैं हरनाज के उस गाउन की बात करूं जो उन्होंने फाइनल में पहना था यहाँ पर ग्रैंड फिनाले में, आप मुझे बताइए व्हाट वेंट बिहाइंड मेकिंग दैट गाउन? किस सोच के साथ आपने वो गाउन बनाया था, किस तरह की तैयारियां की थी? क्योंकि इस समय जो भी आपको सुन रहा है, देख रहा है, वो जाहिर तौर पर वो बिहाइंड द सीन जरूर जानना चाहेगा, वो मेहनत समझना चाहेगा, क्योंकि बहुत थॉट प्रोसेस के साथ ही आपने उस गाउन को डिजाइन किया होगा। मैं जब भी गाउन बनाती हूँ तो पहले तो जिसके लिए बना रही हूँ उससे कुछ 4-5 सवाल पूछती हूँ। हरनाज को मैंने ऑब्वियसली एक बहुत बेसिक सवाल पूछा था कि आप कहाँ से हो, और मुझे आप जहाँ रहते हो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए। हरनाज पंजाब से है, तो मैंने पंजाब की जो एम्ब्रॉयडरी मोटिव फुलकारी जो है वो उससे इंस्पिरेशन लेके एक एम्ब्रॉयडरी मोटिव डिजाइन किया था।
और उसके आगे फिर डेवलपमेंट होती गई। कुछ 20-25 दिन मैक्स थे हमारे पास गाउन बनाने के लिए। एंड एक और चीज़ जो हरनाज ने बताई थी कि वो सस्टेनेबिलिटी को मानती है, तो मुझे ये दिमाग में रखना था और ध्यान में रखना था कि जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है पहले तो वो वेस्ट ना हो। दूसरा जो मटेरियल सॉरी दूसरा जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी मेरे ऑफिस में जो था वही यूज़ हो रहा है, कुछ नया नहीं खरीद रहे हैं ताकि और वेस्टेज ना हो। फाइनली जब फिटिंग के लिए ड्रेस रेडी हुआ उसमें हम 100% खुश नहीं थे, तो फिर से चेंज किया, फिर वापस कुछ कमी थी, फिर से ऐसे ये प्रोसेस बैक एंड फोर्थ होता गया। इवेंचुअली उसके जाने के 2 दिन पहले वी वर लाइक अभी ब्लू गाउन चाहिए, अभी इसके ऊपर ब्लू गाउन अच्छा लगेगा। तो हमने लिटरली 2 रातों में एक ब्लू गाउन भी बनाया था उसके लिए, मैंने एक ऑरेंज गाउन भी बनाया था उसके लिए। इवेंचुअली जब उसने फाइनली सिल्वर गाउन जो ऑब्वियसली उसने पहना, इवेंचुअली वो जब ट्राई करके आई फिटिंग रूम से बाहर, वी वर लाइक शी इज इट, दिस इज द विनिंग गाउन। एंड आई वॉज लाइक मेरे टेलरों की मेहनत, मेरे कारीगरों की मेहनत, मेरे ड्राइवर की मेहनत, सबकी मेहनत वॉज लाइक फाइनली सक्सेसफुल, बिकॉज इट फेल्ट लाइक हम सबकी मेहनत काम आई एंड शी वन द क्राउन। सायशा, अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती है? बहुत बार ये सवाल शायद मन में आया होगा कि मैं ये करना चाहूँगी, मैं इंडस्ट्री के लिए करना चाहूँगी, अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहूँगी, लेकिन सही मायनों में वो कौन से बड़े कदम है? जैसा कि आपने कहा कि आप एक ऐसी संस्था बनाना चाहती है जो जो बहुत सारे काम आसान कर दे आपकी कम्युनिटी के लिए। कोई 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 एक बड़ा कदम जो आप उठाने वाली हैं, और 5 साल के बाद अपने बिजनेस को, अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं इतना आगे का तो कभी सोचती नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी इतने आगे का सोचा नहीं है। मैं आज में जीती हूँ, और अगर मैं कल की बात करूँ तो बाय दैट लॉजिक सबसे पहले तो मुझे, जैसे मैंने कहा, मेरी कम्युनिटी के लिए काफ़ी सारा काम करना है। अभी कहाँ जाके मैं कंफर्टेबल हुई हूँ, कॉन्फिडेंट हुई हूँ मेरी स्किन में। स्टार्टिंग में तो मैं वीडियो कॉल्स भी नहीं करती थी, पर अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ। ब्रांड की अगर बात कहें तो मेकअप लाइन इन पाइपलाइन है, फिर रेडी टू वेयर तो है ही, बॉलीवुड का काम तो चल ही रहा है। मेरी फुटवेयर की लाइन आ रही है, तो ब्रांड के लिए भी काफ़ी सारा काम हो रहा है। और देखते हैं, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी करने की प्लानिंग है, लेट्स सी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया सायशा आपका, हमें ये समय देने के लिए। आपको मेरी पूरी ही टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और भगवान आपके हर सपने को पूरा करे, यही हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ कंप्लीट प्लेजर, थैंक यू।